हेलो बच्चों, आज 10th क्लास की ज्योमेट्री का पहला थ्योरम होना है। ज्योमेट्री अब शुरू करने वाले हैं। ज्योमेट्री में मेन क्वेश्चन थ्योरम होता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता ही है, हर साल आता है, सुने भी होगे। नाम से जाना जाने वाला 2 थ्योरम है तुम्हारे पास, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय। यह नाम से भी जाना जाता है। थेल्स मैथमेटिशियन का नाम था, किताब में देखोगे उनका फोटो भी है। तो थेल्स अपने नाम पर इसका नाम, थ्योरम का नाम दे दिया। थ्योरम हर साल 5 नंबर का एक आता ही है, 2 नंबर में भी छोटा मोटा एक आध थ्योरम कभी कभी आता है। 5 नंबर के थ्योरम की आज हम बात करते हैं। थेल्स पर में जब भी आता है 5 नंबर अंक में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भारी भी नहीं लगने देंगे। इस तरह से तुमको समझाएंगे कि पूरे से समझ में आएगा। साथ साथ पहले तो थ्योरम के क्वेश्चन को समझो। जिसको तुम क्वेश्चन समझते हो कि ये थ्योरम का क्वेश्चन है, एक्चुअली वो क्वेश्चन है ही नहीं। वो क्वेश्चन नहीं होता है, थ्योरम का कथन होता है, स्टेटमेंट होता है वो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 9th पढ़ के आए हो, 9th में पढ़े थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 9th में पढ़े थे किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री या 2 समकोण होता है। पढ़ के आए हो ना। अभी जो हम बोले किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री या 2 समकोण होता है, इसमें बोलो कहीं पर क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक शब्द है कहीं पर? तो ये क्वेश्चन बना नहीं ना बना। ये क्वेश्चन नहीं है, ये कथन है, स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन कब बन जाता है? इसके आगे या पीछे सिद्ध करें कि लगा दो, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आप उसी को सुनो, ऐसे बोले सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री या 2 समकोण होता है। अब क्वेश्चन बन गया। या अंतिम में लगा दिया जाए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री या 2 समकोण होता है, सिद्ध करें। सिद्ध करें लग गया तो अब तुमको एक काम दे दिया गया कि तुम इसको सिद्ध करो। ये क्वेश्चन बन गया। बात समझ में आई? तो थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय के साथ अक्सर एग्जाम में ये हो रहा है कि ऐसे आ जाता है कि थेल्स प्रमेय के कथन को लिखें और इसे सत्यापित करें। तब ऐसी स्थिति में तुमको जो क्वेश्चन अभी लिखे हो, ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ये भी याद करना होगा। मेरे कहने का मेन मोटिव ये है कि कोई भी थ्योरम को, जिसको तुम प्रश्न कह रहे हो, प्रश्न सहित याद करना होगा। हकीकत ये है कि वो कथन सहित याद करना होगा। बात समझे? जैसे तुमको कथन याद कैसे है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये स्टेटमेंट आखिर याद है ना। और उसके बाद उसका प्रूफ भी जानते हो, पढ़ाए 9th में। तो आप सोचो, ये थ्योरम भी जो है, इसका कथन भी तुमको याद रखना होगा। अब कथन जो तुम क्वेश्चन बुक से देखोगे तो बुक में थोड़ा सा सेंटेंस टेढ़ा होता है, तुम्हारे समझ में देर से आएगा। हम उसको आसान बना दे रहे हैं। अभी तुमको उतारने जैसा कुछ नहीं, पूरे से समझना। उतारने जैसा जब करेंगे तब फिर उतारना। थेल्स ने कहा है कि त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, स्टेटमेंट बोल रहे हैं, कथन बोल रहे हैं। किसी त्रिभुज की 3 भुजा है ना, तीनों भुजा में से किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा यदि अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। उसको आसान सेंटेंस में बोले हम, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, सपोज कर लो BC के समांतर एक रेखा खींचे जो DE है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है, हाँ? वे बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात, AD बटा BD बराबर AE बटा C। कोई डाउट है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा
अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ये बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटा BD बराबर AE बटा CE। यही हमको प्रूफ करना है। क्या कहा? त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, सिद्ध करें। यही को सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन बन गया। क्लियर? अब इस थ्योरम को सिद्ध करने में 9th के एक थ्योरम का यूज होगा, यूटिलाइज होगा। उसको पहले बता दे रहे हैं, याद दिला दे रहे हैं ताकि तुमको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे सपोज कर लो ये एक त्रिभुज है, इसका आधार ये है, ये दोनों समांतर रेखा है, ये और ये समांतर रेखा है। इस आधार पर ये एक त्रिभुज है, इसी आधार पर ये दूसरा त्रिभुज है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच जब दो त्रिभुज स्थित होता है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या कहे? दो त्रिभुज हो, दोनों का आधार समान हो, एक ही हो, और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। याद आया? 9th में पढ़ाए थे। फिर से देखो इसको, ये दो रेखा समांतर है ना। इसको आधार मानकर एक त्रिभुज ये बना, दूसरा त्रिभुज ये बना, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये बात 9th में साबित कर चुके हैं, यहां इसका यूटिलाइज करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ें। अब इसको ढंग से प्रूफ करने की तरफ जा रहे हो। तो अब थेल्स प्रमेय को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। पूरा ध्यान से देखना, जहां प्रॉब्लम हो बोलना कि सर यहां पर रिपीट कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी आसान से आसान लैंग्वेज में समझाने की। इम्पोर्टेंट है, आज इसका प्रैक्टिस कर लेना रात में, तब सोना। आज तैयार कर लोगे तो जरूर हो जाएगा। आज का समझा हुआ है, हो जाएगा। छोड़ दोगे, एक हफ्ता के बाद करोगे, परीक्षा सर पर आ जाएगा तब करना चाहोगे तो नहीं कर सकोगे। इसलिए इसको आज तैयार कर लेना। ABC कोई त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर एक रेखा DE खींची गई है, या BC के समांतर खींची गई रेखा AB को D पर और AE को E पर प्रतिच्छेद करती है। BC के समांतर खींची गई रेखा AB को D पर, AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा CE। थेल्स ने यही कहा है, त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है? तो अब अपनी बात को पहले लिख देते हैं। माना कि त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि जितनी बात बोले थे उतने लिखे हैं, उससे कोई हट के तो नहीं लिखे, ठीक ना। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा CE। यही हमको साबित करना है। अब देखो एक बात बताने जा रहे हैं, ये हुआ कल्पना, ये हुआ सिद्ध करना।
कहीं और थ्योरम पढ़ोगे तो उसमें कल्पना लिखेगा, उसके बाद रचना लिखेगा, उसके बाद प्रमाण लिखेगा। हम लिखते वही सब चीज हैं, लेकिन रचना, प्रमाण और कल्पना नहीं लिखते हैं। मेरा सोच होता कि मेरे स्टूडेंट का नोटबुक, मेरे स्टूडेंट की कॉपी अन्य स्टूडेंट से भिन्न हो, ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस्ड हो, उसको लगे कि बच्चा अपने बुद्धि से लिखा है। बात समझे? कल्पना, रचना और प्रमाण लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन चीज वही लिखते हैं। तो अब यहां पर हो गया कल्पना, ये हो गया सिद्ध करना। अब आएगा रचना। ध्यान से देखना, प्रूफ करने के लिए कुछ इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। डी से डी पी लंब AC पर डाला, E से EQ लंब AB पर डाला। देख रहे हो, AB पर डाले हैं EQ, और D से DP लंब डाले हैं AC पर। B से E को और C से D को मिलाया। कितना सा रचना का काम हुआ, इसको लिखते हैं। D से DP लंब AC पर, ये लंब का चिन्ह है, AC पर डाला, तथा E से EQ लंब, E से EQ लंब AB पर डाला। जो बोले वही लिखे हैं। उसके बाद हमने B से E को मिलाया, B से E तथा C से D को मिलाया। समझ गया यहां तक? ये रचना का काम था। अब होगा प्रमाण। प्रमाण के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का यूज किया जाता है। ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल को लिखेंगे AR त्रिभुज ADE। क्या पढ़ा जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। मीनिंग क्या हुआ? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। स्पष्ट हो रहा है? डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इस साइड से इसको लेना, BDE। BDE त्रिभुज का क्षेत्रफल जान के आए हो, हाफ आधार गुना ऊंचाई। तो ADE का क्षेत्रफल हाफ, ADE का आधार इस साइड से लेंगे AD। तो AD पर जो लंब डाले वो हो गया ऊंचाई EQ। नहीं होगा जी? कोई डाउट है किसी को? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हाफ, आधार AD तो ऊंचाई EQ। जब आधार ये लेंगे तो ऊंचाई DP लेंगे। बात समझा? बटे में आ जाओ, यहां पर समझने की बात है जरा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसको देखना ध्यान से। BDE ये ट्रायंगल है, BDE देख रहे हो? इसका आधार BD, हाफ इंटू आधार BD। इसकी ऊंचाई, हाइट इस ट्रायंगल का कहां है? पहचान सकते हो कोई? मुश्किल है बेटा। देखो हम अलग से दिखाते हैं, अलग से दिखाते हैं। देखना, ये ट्रायंगल है, तुमसे पूछे इसकी ऊंचाई कहां है, तो ऊंचाई इसमें दिख नहीं रहा है। इसमें आधार को आगे बढ़ा के जब लंब डालेंगे तब ये इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। बात समझा? जो त्रिभुज के बाहर है। उसी तरह से तुम देखो यहां ट्रायंगल BDE को, इसकी ऊंचाई इसके बाहर ये है EQ। बात समझा? जैसे यहां त्रिभुज के बाहर उसकी ऊंचाई हुई, उसी तरह ये त्रिभुज जो BDE है, ये आधार को बढ़ाकर ये लंब जो डाला गया, यही इसकी ऊंचाई है। तो EQ स्पष्ट हो रहा है? EQ कैंसिल एंड हाफ कैंसिल। तो बचता हमारा जो है उसको हम उतारते हैं नीचे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, बचा क्या? AD बटा BD। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है? फिर चलेंगे, फिर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब लेंगे इस साइड का CDE।
देखो यहाँ सी डी ई, ये ट्रायंगल ले रहे हैं सी डी ई, ठीक ना। इसका आधार होगा सीई, सी डी ई, पहले उसका एडीई का लिख लें हाफ, इस बार आधार लेंगे हम एई, और इस पर जो लंब डाले डीपी, ये हो गई उसकी ऊंचाई। क्लियर ना। अब त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल लिखना है तो हाफ, और आधार इसका भी सीई, ठीक ना। और इसका भी जो हाइट होगा, ऊंचाई, त्रिभुज का आधार को बढ़ाए तो इस पर लंब डाले डीपी होगा। अब डीपी डीपी कटा, हाफ हाफ कटा, बचा क्या हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। स्पष्ट हो रहा है। ये एई बटा सीई अभी प्रूव्ड हुआ नहीं है बेटा, थोड़ा जो बताए थे 9th के थ्योरम का यूज करेंगे, अभी उसका यूज हुआ नहीं है। यहां पर इसको रोक के अब एक बात करने जा रहे हैं। देखो तुम एक को और इसको देखो, डिफरेंस क्या है। इसका डिनोमिनेटर, इसका हर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई है, इसका हर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई है। इस दोनों को बराबर करना है, दिखाना है। तुम देखो ट्रायंगल बीडीई और सीडीई को, तो दोनों का आधार समान है डीई, और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। इसी बात का चर्चा करेंगे। चूंकि डीई हमने भाषा में लिखा है कि बीसी के समांतर खींची गई रेखा AB और AC को D और E पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो DE रेखा ही न समांतर हुई। DE समांतर BC तथा त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज CDE के आधार DE समान हैं। देखो उसी बात को इस तरह से लिखे हम कि DE समानांतर है BC के, और ये आधार है दोनों त्रिभुज का। एक ही समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर दो त्रिभुज है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE ये किसके बराबर आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के, तो इसके स्थान पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लिख सकते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE होगा कि नहीं। CDE के स्थान पर लिखे BDE इक्वल टू में क्या है, AE बटा CE, इसको माने इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से देखो तुम ध्यान से, समीकरण 1 का LHS और 2 का LHS सेम है, तो RHS को सेम लिख सकते हैं बराबर। क्या हुआ, एक का है AD बटा BD, एक का RHS AD बटा BD, 2 का RHS AE बटा CE। हमने सिद्ध करना में क्या लिखा था, हमें सिद्ध करना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा CE। हमने उतना सिद्ध किया कि नहीं, कर दिए, हो गया प्रूव्ड।